हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज के इस वीडियो में हम केवीएस के इस स्टडी मटेरियल में से चैप्टर नंबर सेकंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं। एंड इट विल बी अ क्विक रिवीजन वीडियो जिसमें हम आधे घंटे में पूरा चैप्टर जल्दी से रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो दीज आर ऑल द इंडिकेटर्स जिनके कलर्स आपको एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में पता होने चाहिए। सो लिटमस पेपर दे आर द मोस्ट कॉमन ऑब्वियसली। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं एंड जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। दिस इज़ वन थिंग। एंड ऑब्वियसली अगर हम एक एसिड को डालते हैं रेड लिटमस पे तो कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी यहाँ पे लिखा है नो चेंज। इसी तरह से बेस को आप डालोगे ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर तब भी कोई चेंज आपको उसके कलर में देखने को नहीं मिलेगा, सही है। उसके बाद चाइना रोज विच इज़ पिंक इन कलर। अगर हम इसके जो एक्सट्रैक्ट को बॉइल करके निकालते हैं तो वो पिंकिश कलर का होता है। एसिड की प्रेजेंस में थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो जाता है, डीप पिंक मजेंटा टाइप का हो जाता है। एंड बेस की प्रेजेंस में इट कंप्लीटली चेंजेस इट्स कलर टू ग्रीन। देन रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट दैट इज रेडिश इन कलर। एसिड में अगेन वो रेड ही रह रहा है बट बेस में अपना कलर चेंज करके ये भी ग्रीन कलर का कर लेता है। टर्मरिक इज अगेन वेरी कॉमन नेचुरल इंडिकेटर, येलो कलर का ये होता है। एसिड की प्रेजेंस में भी इसका कलर येलो ही रहेगा बट बेस की प्रेजेंस में इसका कलर बहुत चेंज होके रेडिश क्वाइट ऑफ आप कह सकते हो जैसे रस्ट का कलर होता है उस तरह का हो जाता है, रेडिश ब्राउन टाइप का। फिनॉल्थलीन दैट इज कलरलेस बट एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस है, बेस की प्रेजेंस में पिंकिश हो जाती है। एंड मिथाइल ऑरेंज एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर लेता है एंड बेस की प्रेजेंस में येलो। इसको कुछ इस तरह से याद किया जा सकता है कि जो मिथाइल ऑरेंज है रेड से आप रिलेट कर सकते हो एप्पल विच इज रेड इन कलर, एंड येलो को आप किस तरह से याद करोगे, दैट इज बनाना। इन दो फ्रूट्स के नेम से। सो ए का मतलब है एसिड, राइट। एसिड की प्रेजेंस में वो हो जाएगा एप्पल के कलर का, दैट मीन्स रेड कलर का। बी का मतलब बेस, तो बनाना बेस की प्रेजेंस में वो हो जाएगा बनाना के कलर का, दैट मीन्स येलो कलर का। सो इट इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल ट्रिक जिसकी हेल्प से मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है दोनों मीडियम्स में याद रखा जा सकता है और बाकी भी कलर्स आपको किसी ना किसी वे में रिलेट करके चाहे याद रखो। यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज कलर्स। नाउ लेट्स सी सम कॉमन केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज द एसिड विद मेटल। अब देखो जो मेटल्स हैं, खासतौर पे जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और साथ में कोई ना कोई सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। वन एग्जांपल यहाँ पे जो लिखी हुई है मैग्नीशियम, जो कि काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया और आपस में रिएक्ट करके हमारे पास जो सॉल्ट बना वो बनेगा MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाने वाली है, दैट इज H2। इसी तरह से अगर कोई और रिएक्टिव मेटल भी आप लोगे, लेट्स से पोटाशियम की बात कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। सॉल्ट बनेगा पोटाशियम क्लोराइड विच इज KCl एंड साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जिंक, और लेट्स चेंज द एसिड एज वेल। H2SO4 ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों की रिएक्शन में भी आपके पास एक सॉल्ट देखने को मिलेगा, दैट विल बी जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी ऑब्टेन्ड हियर एज वेल। अच्छा, एक चीज़ गौर करो, जितनी हमने एग्जांपल्स देखी इसमें हमने जो मेटल्स लिए, मैग्नीशियम लिया, पोटाशियम लिया, जिंक लिया, दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स या रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करने वाले ये मेटल्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस नोट में भी पढ़ो, NCERT में स्पेसिफिकली मैंशनड है कि हाइड्रोजन फॉर्म होती है इन दोनों ही तरह की रिएक्शंस में, बट ऐसी रिएक्शंस सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स स्पेसिफिकली किन मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई करती हैं। कॉपर की बात कर लो, सिल्वर की बात करो, है ना, गोल्ड की एग्जांपल लेते हैं, प्लेटिनम की एग्जांपल लेते हैं, दे आर ऑल लेस रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज में बिकॉज ये हाइड्रोजन से नीचे हैं इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं, सही है। तो उस केसेस में इस तरह की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पे इवॉल्व होती नजर आए। कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो सकता है कुछ केसेस में प्रोसीड हों। फॉर एग्जांपल कॉपर की बात करेंगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो सकती है कॉपर की मेटल के साथ, बट हाइड्रोजन इवॉल्व वहाँ पे डेफिनेटली नहीं होने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। और जब बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल की तरफ आप जाओगे, प्लेटिनम, तो वो तो हो सकता है बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे किसी एसिड या बेस के साथ, सही है। चलो, दूसरी चीज़ आती है, दूसरी रिएक्शन बेस विद मेटल। अब यहाँ पे बात ये है कि हर तरह का मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ तो खास तौर पे सेकेंड रिएक्शन में,
ठीक है, बहुत ही कम मेटल्स ऐसे होंगे जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इसका क्या रीज़न है, बिकॉज अगर हम मेटल्स की बात करते हैं राइट, तो इन जनरल एज वी नो जो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना, बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा ऑक्टेट के मुकाबले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चलो सोडियम की बात करते हैं, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट विल बी 281, है ना। तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसी को डोनेट कर दे अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीट रहेगा। तो इसी तरह से मेटल्स होते हैं दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स, एंड खास तौर पे जो बेसिस होते हैं ना उनका भी वैसा ही नेचर है, बेसिस आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो अब अगर मेटल भी इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं और बेसिस भी इन जनरल इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन डोनर्स और इलेक्ट्रॉन डोनर्स आपस में तो रिएक्ट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज दोनों का सिमिलर नेचर है। आमतौर पे ऑब्वियसली वन साइड हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनर हो और उसके साथ एक चीज़ चाहिए रिएक्ट करवाने वाली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, ठीक। तो इतना ध्यान में रखना कि इन जनरल सभी केसेस में ये रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ऑल द मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विद द बेस, बट इन सम केसेस यस ये रिएक्शन भी प्रोसीड करेगी और आपके पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। वन ऑफ द एग्जांपल इज जिंक। जिंक को जब आप रिएक्ट करवाते हो बेस के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। सॉल्ट का फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से याद रख लेना, दैट इज द सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट के केस में जो दो आयन्स हैं हमारे पास, एक तो है सोडियम का आयन Na पॉजिटिव वाला, और दूसरा होता है जिंकेट का आयन दैट इज ZnO2, इट हैज़ अ चार्ज ऑफ 2 नेगेटिव। अब यूजिंग द क्रिस क्रॉस मेथड, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव का चार्ज है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो सॉल्ट है उसका फॉर्मूला बन जाता है Na2ZnO2। सो दिस इज द सॉल्ट Na2ZnO2। मोर ओवर देयर इज वन सच एसिड जिसके केस में चाहे रिएक्टिव मेटल भी हो तब भी इस तरह की रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाली, दैट एसिड इज HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के केस में इस तरह की रिएक्शन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाली देखने को इसलिए नहीं मिलती है बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए हाइड्रोजन को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और उसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लेक्स आपके पास प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, बट अदर देन दैट देर विल बी नॉट हाइड्रोजन, देर विल बी वाटर विच यू विल बी गेटिंग इन द प्रोडक्ट साइड। अगली रिएक्शन है एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ। अच्छा, जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, इन दोनों का नेचर जो होता है दैट इज बेसिक इन नेचर, एंड अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट तो डेफिनेटली बनेगा, वाटर भी डेफिनेटली बनेगा, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट बिकॉज यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है, और कार्बोनेट का मतलब क्या है कि वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे देखो प्रोड्यूस होती है आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो ये तीन जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, एंड कार्बोनेट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आपने रिएक्शन इसकी करी HCl के साथ, तो वही चीज़ पहले बनेगा सॉल्ट, सो बनाते हैं NaCl, देन वाटर, सो H2O, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, ठीक है, उसी को बैलेंस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आफ्टर दैट ये तो जस्ट ये दिखा रखा है कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करते हो, अगर स्लेक लाइम में से या लाइम वाटर में से पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। बट इसी रिएक्शन को अगर हम करते जाते हैं, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार एक्सेस में पास करते जाते हैं, तो फिर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि वाटर सॉल्युबल है। दैट मीन्स स्टार्टिंग में तो लाइम वाटर में से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हो तो वो मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ द इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, बट लगातार कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो जो मिल्की कलर बना था वो फिर से हट जाता है, बिल्कुल वाटर के जैसा आपको कलर मिलेगा, बिकॉज जो ये बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाटर में क्या रहता है, सॉल्युबल रहता है। मोरओवर जो फॉर्मूले हैं कंपाउंड्स के क्रिस क्रॉस मेथड से बनाने आपको आने चाहिए। लाइक वी हैव द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के कैटाइन के ऊपर चार्ज रहता है +2 का, कार्बोनेट के ऊपर -2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड से, 2:2 है, इसका मतलब 1:1 ही मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में कहना चाहूँगा, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सो देर विल बी नो चेंज। सो कैल्शियम कार्बोनेट का तो सीधा फॉर्मूला बनता है CaCO3। बट जब हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखते हैं,
अब यहाँ पे सिर्फ CO3 नहीं है जो इसके ऊपर -2 का चार्ज रहेगा, अब इसके साथ H भी देखो लगा हुआ है, इसके साथ अटैच्ड है, विच कैरीज +1 चार्ज। सो 1 -2 विल बी -1, सो इसके ऊपर -1 का चार्ज है। ठीक है, अब जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो जो रिजल्ट है वो क्या बनता है, CaHCO3 2। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो ये आपको आने चाहिए अच्छे से। देन बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, नो रिएक्शन, बिकॉज जो मेटल कार्बोनेट है वो भी बेसिक नेचर का है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी बेसिक नेचर के, एंड बेस के साथ ऑब्वियसली रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, हेंस यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। एंड फिफ्थ रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है थर्ड रिएक्शन के साथ, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे मेटल कार्बोनेट बेसिक था, उसने एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी सॉल्ट इन वाटर, यहाँ पर भी वही बात है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेसिक है, वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा सॉल्ट इन वाटर। फिर हमने कहा था मेटल कार्बोनेट है मतलब कार्बन है, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का बनना यहाँ पे लाजमी है, और वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ भी कार्बोनेट तो है, साथ में सिर्फ हाइड्रोजन और आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। एंड प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर हैं थर्ड और फिफ्थ रिएक्शन के, आप देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव हाउ स्ट्रॉन्गर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन। इसके बारे में एक चीज़ तो आपको पहले ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं जब उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, वाटर में हम उनको ऐड करते हैं, देन दे डिसोशिएट टू गिव H पॉजिटिव, या फिर हम कह सकते हैं H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स। ऐसी अगर कोई वीक एसिड है तो इतना अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो पाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस इन द वाटर विल बी क्वाइट लेस। एंड वेरी सिमिलरली जो बेसिस होते हैं वो वाटर में OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं, दे डिसोशिएट टू गिव OH नेगेटिव आयंस। वही बात वहाँ उसके लिए भी आती है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा होगी, अगर वीक है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगी। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स which dissociate completely or almost completely in the water. Example हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तीनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक एसिड्स जो सिर्फ पार्शियली कुछ हद तक डिसोशिएट हो रहे हैं वाटर में, एग्जाम्पल जिसकी कौन सी होती हैं, CH3COOH, दैट इज द एसिटिक एसिड, देन वी हैव ऑक्जेलिक एसिड एंड वी हैव द लैक्टिक एसिड। ठीक, देन स्ट्रॉन्ग बेसिस जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं इन द वाटर, and examples are sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, they are all the strong bases, and जो weak bases हैं वो सिर्फ partially dissociate करते हैं, for example the ammonium hydroxide। ठीक है, एल्कली क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, बिकॉज सारे बेसिस वाटर में सॉल्यूबल हो ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कुछ बेसिस वाटर में डिजॉल्व होते हैं और जो अच्छे से मतलब वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एल्कली बोला जाता है। द एग्जाम्पल्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Then we have the importance of the pH in the everyday life. The first point is when pH of the rainwater is less than 5.6, it is acid rain. As we know, जो pH रहता है 0 से लेके 14 तक एक स्केल होता है जिसमें बिल्कुल जो 7 है वो मिड में लाई करता है, एंड अगर किसी चीज़ का pH 7 हो तो वो सब्सटेंस किस तरह का होता है, न्यूट्रल इन नेचर रहता है। ऐसे ही अगर 7 से कम उसका pH रहेगा, 0 से 7 के बीच में है, देन इट विल बी एसिडिक इन नेचर, एंड जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका pH 7 से लेके 14 के बीच में लाई करता है। तो क्लियरली अगर 5.6 pH है, दैट मीन्स लेस देन 7 है, तो वो किस तरह का होगा, उसका नेचर एसिडिक होने वाला है, राइट। तो अगर बारिश का pH 5.6 से कम हो तो उसे एसिड रेन बोला जाता है। और ये क्यों बनती क्यों है, लेट्स से कुछ फैक्ट्रीज वगैरह से जो फ्यूम्स निकलते हैं जिसमें खास तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, और लेट्स से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह से सल्फर एंड नाइट्रोजन की जो कुछ ऑक्साइड्स हैं, है ना, कुछ गैसेज हैं इस तरह की, वो जब निकलती हैं चिमनीज से, फैक्ट्रीज से, सो दीज आर ऑल एसिडिक इन नेचर। हमने वैसे भी मेटल्स नॉन मेटल्स का जब डिफरेंस पढ़ा होगा उसमें भी आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं बट दीज बोथ द एग्जांपल्स दे आर एसिडिक इन नेचर। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो दैट विल अल्टीमेटली फॉर्म H2SO4, एंड सिमिलरली वाटर के साथ मिलके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं NO2 NO3 वो अल्टीमेटली क्या फॉर्म करते हैं, द नाइट्रिक एसिड HNO3। तो जब भी वाटर में
इस तरह के एसिड्स होंगे तो ऑब्वियसली उनका पीएच कम हो जाएगा और तब हम उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं। इसका नुकसान क्या एसिड रेन का, कि काफ़ी सारे जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ख़राब कर देती है, खासतौर पे जैसे जो चीज़ें मार्बल से मिलके बनी है, फॉर एग्जांपल द ताजमहल, such kind of monuments are definitely very risk prone if they come in contact with the acid rain। ऐसा क्यों है, देखो, बिकॉज जो मार्बल है दैट इज एसेंशली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एंड अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर वो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रिएक्ट करता है, तो हमने अभी पढ़ा पिछली स्लाइड में कि जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और एसिड के साथ वो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के जैसा कुछ सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी, एंड बिकॉज इट इज़ अ मेटल कार्बोनेट सो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे फॉर्म होगी। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन फॉर्म होती है। तो जो मार्बल था वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है CaSO4 में, विच इज़ बेसिकली नथिंग बट जिप्सम, है ना, किसी और ही तरह के सब्सटेंस में वो चेंज हो जा रहा है, विच इज़ नॉट वट वी वांट। ठीक है, तो इस तरह से एसिड रेन काफ़ी डैमेज कर सकती है इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को। ठीक है, उसके अलावा डेफिनेटली ह्यूमंस को भी नुकसान हो सकता है, प्लांट लाइफ को, इक्वेटिक लाइफ को, इन सभी को भी नुकसान हो सकता है। देन वी हैव द सेकंड पॉइंट, प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। आमतौर पे न्यूट्रल के आसपास का उनको पीएच चाहिए रहता है। अगर जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगी, अगर उसका पीएच बहुत ही कम होगा, लेस देन 7, है ना, मान लो 4, 5 उस तरह का हो जाएगा, तो काफ़ी सारे प्लांट्स को ग्रो होने में दिक्कत आएगी उस तरह की सॉइल में। तो अगर ऐसा है, अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें हम किस तरह का सब्सटेंस डालेंगे, ऑब्वियसली कोई ना कोई माइल्ड बेस ऐड करेंगे सो दैट जो उसका पीएच है थोड़ा सा न्यूट्रल की साइड पे हो जाए। किस तरह का माइल्ड बेस, एक कॉमन एग्जांपल हो सकती है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ द क्विक लाइम। कुछ हद तक ये वाटर में सॉल्युबल होता है, तो जितना भी ये सॉल्युबल होगा, है ना, तो इसको हमने अच्छे से उसको मिक्स करके इसका सोल्यूशन बना के क्या फॉर्म कर देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देना है, एंड हम इसको भी डाल सकते हैं इन द सॉइल सो दैट जो पीएच है वो थोड़ा सा बढ़ के न्यूट्रल की तरफ हो जाए। यहाँ पर भी हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही प्रोसीड करवा रहे हैं। थर्ड, ड्यूरिंग द इनडाइजेशन, जब इनडाइजेशन होती है तो लोगों को बेसिकली क्या रहता है, स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड की प्रॉब्लम होती है, एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो लोगों को किस तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, एंटासिड्स खाने पड़ते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, MgOH2, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक माइल्ड बेस है। माइल्ड का मतलब इतना भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको ही डैमेज कर दे, बिकॉज एज वी नो बेसिस भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हों तो वो भी आपको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी का मतलब ये थोड़ी ना कि बिल्कुल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही सीधा पी जाओगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट विल उल्टा आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो एक माइल्ड बेस जिस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप यूज़ करते हो, राइट, और यू कैन इवन यूज़ सम बेकिंग सोडा, बहुत थोड़ी सी अमाउंट, डिजॉल्व इट इनटू द वाटर, एंड उसको भी आप इनटेक कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, फोर्थ, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। इसी तरह से जो दांत हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, कैविटीज़ बननी शुरू हो जाती हैं जब माउथ का पीएच भी 5.5 से कम रहे और काफ़ी लंबे टाइम तक, मान लो हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तब वैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिकॉज जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, हमारे दांतों में जो फूड के छोटे मोटे अवशेष बचे होते हैं, अंश बचे होते हैं, उनको खाकर, राइट, उन पे फीड करके काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे टीथ में ही क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, एंड हेंस टूथ में डिके होना स्टार्ट होता है, कैविटीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। एंड सिमिलरली द लास्ट पॉइंट, बी का जो स्टिंग होता है वो भी एसिड को, खास तौर पे किस तरह का वो एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड द मीथेनोइक एसिड, उसे क्या करता है, स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होती है या इरिटेशन होती है। अगर उससे भी हमें रिलीफ चाहिए तो थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का पेस्ट बना के वहाँ पे एट द अफेक्टेड एरिया अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज जो बेसिक सोडा है, बेकिंग सोडा है दैट इज़ बेसिक इन नेचर, और वो क्या करेगा, कुछ हद तक इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा बहुत एटलीस्ट रिलीफ मिल जाएगा उस पेन से या उस इरिटेशन से। सो दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स जिसमें हमें पीएच की इंपॉर्टेंस समझ आती है हमारी डेली लाइफ में। नाउ लेट्स सी केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की हेल्प से कौन कौन से कंपाउंड्स को हम बना सकते हैं, कौन से केमिकल्स को बना सकते हैं। सो जो प्रोसेस है ये, दैट इज़ कॉल्ड द
क्लोर एल्कली प्रोसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया इसके बेसिस के ऊपर। क्लोर एल्कली इसलिए बोला जाता है बिकॉज इस प्रोसीजर में जब हम इसको करेंगे, राइट, क्लोर एल्कली प्रोसेस को, एक तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है और एक एल्कली प्रोड्यूस होता है विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी थोड़ा टाइम पहले हमने एल्कली पढ़ा था इसी वीडियो में भी कि ऐसे बेसिस जो वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कि इसे हम किस तरह से बना रहे हैं। सो लेट्स सी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। सो वाटर में अच्छे से जितना सॉल्ट सॉल्युबल है उसको हमने मिक्स करा अच्छे से उसको, है ना। तो जो हमारे पास मिलेगा एट द एंड, जो सॉल्यूशन मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड द ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, मोर ओवर जैसा हमने वहाँ भी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में भी देखा था कि दो गैसेस फॉर्म होती थी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बीइंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज प्रोड्यूस्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड हाइड्रोजन बिकॉज इट फॉर्म्स H पॉजिटिव आयंस, इट इज फॉर्म्ड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एंड बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटाइन बोला जाता है, वो कैथोड की तरफ जाता है, तो कैथोड कौन सी होगी, नेगेटिव वाली। सो हाइड्रोजन आपकी कैथोड के ऊपर रिलीज होती है, एंड इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो एनोड के ऊपर रिलीज होती है। ये हमने पढ़ा था वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में। अब यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हम रिलेशन बनाएंगे। देखो H है हाइड्रोजन का, बिल्कुल वैसे ही जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, मतलब कैथोड के ऊपर रिलीज होने वाला है, एंड क्लोरीन बीइंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम ही चीज, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स एनोड के ऊपर रिलीज होने वाली है, उसके ऊपर, ठीक है, इवॉल्व होती है। दैट इज ऑल्सो मैंशनड हियर, क्लोरीन इज रिलीज एट द एनोड एंड द हाइड्रोजन इज रिलीज एट द कैथोड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन बिकॉज दैट इज नॉट अ गैस। क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट द गैस। ये एक्वस फॉर्म में ही, सॉल्यूशन फॉर्म में वहाँ पे हमारे पास बीकर में प्रेजेंट रहने वाला है। सेकेंड केमिकल जो हम बनाने वाले हैं सोडियम क्लोराइड से, दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 विच इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको बनाने के लिए क्लोरीन गैस को स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। सो स्लेक्ट लाइम जैसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे लिखते हैं CaOH2, दिस इज द स्लेक्ट लाइम, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ जो रिएक्शन लिख रखी है दैट सीम्स टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको ना लिख के जिस तरह से NCERT में लिखी है उस तरह से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, ठीक है, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक बार देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। कैल्शियम यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक एटम इज देयर। ऑक्सीजन वी हैव टू, ऑक्सीजन वी हैव टू, एंड क्लोरीन टू, क्लोरीन टू, यस। अब ये जो इक्वेशन लिख रखी है दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख के चलने वाले हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उसके बाद यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज्ड इन द लॉन्ड्री फॉर वाइटनिंग द सॉइल्ड क्लोथ्स, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग द कॉटन एंड लिनन। ये सारे यूजेस आपके NCERT बुक में भी लिख रखे हैं, और ये इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। सो दिस पॉइंट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर। आफ्टर दैट कम्स द बेकिंग सोडा, जिसे हम एज मैंशनड इन द NCERT क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जितना काम पकौड़े बनाने के लिए हमें करना पड़ता है, जितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, है ना, उतना ही एफर्ट्स हमें इसको फॉर्मेशन में भी लगता है, बिकॉज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर जाके कहीं पे बेकिंग सोडा नाम की जो चीज़ है ये बनती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हो दैट मेकिंग बेकिंग सोडा इज़ वेरी हेफ्टी प्रोसेस, वेरी लेंदी प्रोसेस, राइट, रिएक्शन फॉर्म में एटलीस्ट देखा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी बोल सकते हो इसको, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेकिंग सोडा कॉमनली। एंड किस तरह से ये बनेगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो NaCl एंड वाटर ये तो ब्राइन का सोल्यूशन ही है ना, जो हमने पहले फॉर्म करा है। इसमें अब हम दो गैसेस पास कर रहे हैं, देखो कौन कौन सी, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है अमोनिया गैस। तो इस तरह से कुल मिला के 4 रिएक्टेंट्स यहाँ पे हो जाते हैं, बट अगर इस तरह से काउंट करें तो 3 है, कि एक तो ब्राइन का सोल्यूशन है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक अमोनिया गैस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में रिएक्ट करके दो अलग अलग कंपाउंड्स को फॉर्म करती हैं। एक तो अमोनियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट,
और साथ में हमारे पास यहाँ पे बेकिंग सोडा ऑब्टेन हो रहा है जो हम बनाना चाह रहे हैं। NaHCO3, ध्यान रखना सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखा हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा हो सकता है, इसको बात एक ही है। एंड अगर बेकिंग सोडा से हमें तैयार करना हो सोडियम कार्बोनेट तो हम क्या करेंगे, हम इसी को हीट कर देंगे एंड ये डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड हो रही है। एक रिएक्टेंट है और मल्टीपल आपके पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कौन कौन से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट आप किस तरह से बनाओगे। ठीक है, जो इसके यूजेस हैं कौन कौन से हैं, फर्स्टली फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर, जो कि क्या रहता है, मिक्सचर बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड का। दूसरा, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे हम एंटासिड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा इसी वीडियो में। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, बिकॉज जब ये बेसिक नेचर का सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनाएगा ही, साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आग बुझाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ये फॉर्म करेगा। ठीक है, जो कि आग को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है। नेक्स्ट वन इज द वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट जो हमने अभी यहाँ से ऑब्टेन किया था Na2CO3, ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, बट एक्चुअल में देखा जाए तो सोडियम कार्बोनेट जब इस तरह से क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है तब उसको वॉशिंग सोडा कहना ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। सो बेकिंग सोडा कैन बी हीटेड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, वो हमने देखा, विच कैन बी देन रिक्रिस्टलाइज्ड टू यील्ड द वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हुआ, इसमें हमें वाटर ऐड करना है। ठीक है, और जब ये इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 डॉट विद 10H2, नाउ दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 10 मॉलिक्यूल्स जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये जब इसके साथ अटैच हुआ देन इट विल बी कॉल्ड द वॉशिंग सोडा। ठीक है, इट इज ऑल्सो बेसिक सॉल्ट विद अल्कलाइन प्रॉपर्टीज। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन द ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज। अदर देन दैट, प्रोडक्शन ऑफ द अदर सोडियम कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल द बोरेक्स, जिसे भी कपड़ों की सफाई में हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेज एंड रिमूविंग द परमानेंट वाटर हार्डनेस। ये वाला तो जो लास्ट वाला पॉइंट है खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा गया और पूछा जा भी सकता है आगे भी, कि जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर समझते हो ना, जिसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के आयंस वगैरह मिले रहते हैं, वैसे वाटर में सोप बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, वो फोम को नहीं फॉर्म करता। ठीक है, तो सोप हार्ड वाटर में बिल्कुल इनफेक्टिव है, तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने का बेस्ट तरीका क्या है, उसमें क्या ऐड कर देंगे, वॉशिंग सोडा ऐड कर देंगे एंड देन वाटर की जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं ऑलरेडी मैंशनड इन द NCERT, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। एंड एट द लास्ट, आर द क्रिस्टल्स रियली ड्राई? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट की एग्जांपल ली, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की, तो इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट तो है बट साथ में डॉट विद 5H2O जो है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 5H2O इन दिस एग्जांपल। ये बिल्कुल उसके साथ लेटेस में अटैच्ड है, उसके मॉलिक्यूल्स के साथ, CuSO4 के साथ। ठीक है, सो जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये सिर्फ उसको क्रिस्टल फॉर्म में बनाने का काम कर रहा है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, बट ये उसको बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा, इतना श्योर है। ठीक है, एग्जांपल इसकी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो भी कुछ इस तरह का, देखो CSO4 डॉट 2H2O, जो डॉट 2H2O है, दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बट अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये जो वाटर है, ठीक है, ये वहाँ से उसके क्रिस्टल से हट के बाहर आ जाएगा। ठीक, एंड 1.5H2O यहाँ पे रिलीज हो जाने वाला है, बचने क्या वाला है आपका यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम इस तरह से लिख रहे हैं CaSO4 डॉट विद हाफ H2O, राइट, दैट्स कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, द सेम रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड एज वेल। उल्टा कैसे कर सकते हैं इसी रिएक्शन को, अगर हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में वाटर ऐड कर दें तो 1.5H2O इसी के साथ ऐड होके दोबारा से हमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो दोबारा दे देता है। दैट मीन्स अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट कर देते हैं, है ना, तो हमारे पास जिप्सम बन जाता है, और अगर मैं जिप्सम में वाटर को ऐड कर देता हूँ तो दोबारा से हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो एक तरह का ये क्या है, साइकिल है।
बट इसकी भी एक लिमिट रहती है ना कि अगर बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो बिल्कुल भी ये जो पानी है ना ये रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता पीछे। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचता है CaSO4। तब उसको जाके एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डेड बर्न्ट प्लास्टर। बिकॉज अब अगर उसमें आप वाटर वगैरह ऐड करोगे तब वो किसी भी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तभी उसको बोला जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। फिर वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, फिर उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते किसी शेप में। क्या इसके यूजेस हैं? फर्स्टली इट इज़ यूज एज प्लास्टर फॉर द सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। एक्सीडेंट में जैसे मान लो कभी होता है ना, हाथ की कोई जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई मान लो, या लेग में फ्रैक्चर हो गया, तो उसको सही पोजीशन पे रखने के लिए हम जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं प्लास्टर, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके अलावा टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, किसी सरफेस को स्मूथ करने के लिए वॉल्स वगैरह पे, राइट। या जैसे पीओपी के डिज़ाइंस होते हैं, राइट, छत के ऊपर, उसको बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। मल्टीपल यूजेस हैं इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के।